तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज से आईपीएल की शुरुआत है, तो 2 महीने अच्छे से गुजरेंगे और कहानी का सिलसिला भी लेकिन जारी रहेगा। आज की जो कहानी है, ये कहानी एक अजीब रहस्यमयी कहानी थी और इस कहानी के साथ कानून और पुलिस ने जो किया सो किया। कई बार कहते हैं कि ऊपर वाले भी कुछ और सोचता है और वो कुछ और करता है। 2 प्यार करने वालों की कहानी है ये। वो एक दूसरे से प्यार करते थे, फिर शादी करना चाहते थे। शादी के बीच में बहुत सारी अड़चनें थीं, लेकिन फिर भी दोनों शादी करना चाहते थे। और इसी सारी कश्मकश के बीच ये कहानी कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है और फिर क्या अंजाम होता है, ये उसकी कहानी है। बात पानीपत की है, बहुत ही मशहूर जगह है। और इसी पानीपत में 5 सितंबर की शाम एक लाश मिलती है। पानीपत में एक जीटी रोड के पास गौशाला मंदिर है, उसी मंदिर के प्रांगण में एक जली हुई लाश थी। और अजीब बात यह थी कि लाश पूरी नहीं जली थी, सिर्फ उसका चेहरा जला हुआ था। और उससे भी ये बात बड़ी थी कि एक तरफ चेहरा जलाकर उसकी आइडेंटिटी को मिटाने की कोशिश की गई थी ताकि पहचानी ना जा सके, लेकिन दूसरी तरफ वहीं लाश के इर्द गिर्द कुछ सामान भी पड़े थे। किसी शख्स ने पुलिस को इस लाश के बारे में जानकारी दी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, लाश को कब्जे में लेकर हॉस्पिटल भेज दिया। अब आसपास के जगहों की उसने निगरानी की, तलाशी ली। पुलिस को मौके से कुछ चीज़ें मिली। एक मोबाइल मिला, आधार कार्ड मिला, एक कॉलेज का आईडी कार्ड मिला। ये जो कॉलेज था ये वहीं पानीपत का एक कॉलेज है, आर्या कॉलेज। और इस आइडेंटिटी कार्ड पर एक लड़की का नाम लिखा हुआ था और वो नाम था ज्योति। बीए 3rd ईयर की स्टूडेंट थी ज्योति। अब कॉलेज का नाम, आधार कार्ड, आईडी, एक मोबाइल, ये इतनी सारी चीज़ें काफ़ी थी कम से कम ये अंदाज़ा लगाने के लिए कि शायद जिसकी लाश है उसका नाम ज्योति है। फिर भी पुलिस कंफर्म होना चाहती थी। पुलिस ने ज्योति के घर वालों को खबर दी और उनको ये सारी चीज़ें दिखाई। उनका रो रो कर बुरा हाल, क्योंकि बेटी शाम को कॉलेज से घर आना था, वो वाकई पहुंची नहीं थी, गुम थी। और इधर पुलिस कह रही है कि एक लाश मिली और ये ज्योति की लाश है। अब पुलिस वालों को लाश का जो चेहरा है वो घर वालों को दिखाना था, उन्होंने दिखाया। हालांकि चेहरा लगभग जला दिया गया था, लेकिन कपड़ों से और बाकी चीज़ों से घर वालों ने ये कहा कि उनकी बेटी ज्योति की लाश है। पोस्टमार्टम के बाद अगले दिन पुलिस ने ये लाश ज्योति के घर वालों को सौंप दी। रोते बिलखते पूरे परिवार ने ज्योति का अंतिम संस्कार कर दिया। अब इसी बीच इसी कहानी में एक दूसरी कहानी शुरू होती है और ये कहानी भी इत्तेफाक से 5 सितंबर को ही शुरू होती है। पानीपत के ही इसी आर्या कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की जिसका नाम सिमरन है और वो भी बीए 3rd ईयर की स्टूडेंट है, वो गायब है। अब इधर ज्योति की लाश मिली, सिमरन गायब है। सिमरन के घर वाले परेशान। वो रात तक जब घर नहीं पहुंची, उन्होंने इधर उधर तमाम दोस्तों से टटोरा, पूछा, तो उन्हें यह भी पता चला कि एक ज्योति भी गायब है। अब एक ही कॉलेज की, अच्छा ये दोनों एक दूसरे की दोस्त भी। अब ये अजीब चीज़ थी कि एक ही कॉलेज की 2 लड़कियां गायब हैं। शाम तक एक लड़की की लाश मिल गई ज्योति की, अब सिमरन गायब है। सिमरन के घर वालों को अब तमाम बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं कि जो ज्योति के साथ हुआ कहीं सिमरन के साथ तो नहीं हो जाएगा। जितने दोस्त तमाम वो लोग भी परेशान। अब इधर मतलब एक अजीब केस की, शहर की 2 लड़कियां गायब, एक की लाश मिली है और दूसरी का कोई पता नहीं है। पुलिस के लिए भी मामला बड़ा सरदर्द कि ये क्या कनेक्शन है इन दोनों लाशों के, ये दोनों की गुमशुदगी और एक की लाश की बरामदगी में। खैर पुलिस अपनी तफ्तीश करती रहती है। 5 सितंबर के बाद 6 सितंबर को अंतिम संस्कार हो जाता है। पुलिस ने कुछ तस्वीरें जो ज्योति की लाश की थी वो उसको तमाम एक आगे चलकर अदालत में कानूनी लड़ाई में काम आए, उसके लिए खींच कर रखी थी। इधर सिमरन के घर वाले परेशान अपनी बेटी को ढूंढ रहे हैं। 48 घंटा हो चुका है, सिमरन का कोई सुराग नहीं।
उधर कुछ दूरी पर ज्योति के घर वाले अंतिम संस्कार कर चुके हैं, लेकिन एक जवान बेटी की इस तरह की मौत, और क्यों, किसने किया, कत्ल की वजह क्या, उसको लेकर उनका एक अजीब घर में मातम पसरा है। तो एक साथ दो परिवार एक ही शहर में बुरी तरह से टूटा हुआ है और दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। तभी 7 सितंबर, ये 2017 की बात है, 5 सितंबर को लाश मिली थी। 7 सितंबर, दूसरा 2 दिन बाद, जो कुछ तस्वीरें पुलिस ने खींची थी लाश की, वो तस्वीरें पुलिस थाने में भी थी। इधर सिमरन के पिता लगातार अपनी बेटी को ढूंढ रहे थे, मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कर चुके थे, और उनकी बेटी की कोई खबर मिली कि नहीं मिली, इस उम्मीद में वो लगातार पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे थे। अब वो चक्कर काट रहे थे, तभी वो थाने में आए 7 सितंबर को, और इत्तेफाक से अब इसी केस पर बात हो रही है। एक पुलिस वाले ने उन्हें ज्योति की लाश की तस्वीर दिखाई। अब जब ज्योति की लाश की तस्वीर दिखी, चेहरा लगभग जल चुका था, लेकिन फिर भी कुछ कुछ बचा हुआ था जिसको आप देख सकते थे। ज्योति की लाश की तस्वीर को देखकर सिमरन के पिता अचानक चौंक उठे। उन्होंने कहा, ये कैसे हो सकता है? पुलिस वाले ने पूछा, क्यों, आप चौंके क्यों? उन्होंने कहा, ये लाश ज्योति की नहीं हो सकती, ये पता नहीं ऊपर वाला ऐसा ना करे कि ऐसा हो, बट मुझे लग रहा है ये सिमरन है। अब इधर पुलिस वालों को मतलब सर चकरा गया कि ये क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, हाँ, जो आपने पूरी तस्वीर दिखाई है उसमें बेशक ये कपड़े कभी मैंने सिमरन को पहने हुए नहीं देखे जो इस लाश ने पहन रखे हैं, लेकिन इसका चेहरा, इसके कान, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे मुझे लग रहा है कि ये सिमरन है, पर भगवान न करे कि ऐसा हो। वो पुलिस वाले से ये भी कह रहे हैं। अब पुलिस को लगा कि ये क्या मामला है। एक ज्योति की लाश मिली थी, उसका अंतिम संस्कार हो चुका है। अंतिम संस्कार के अगले दिन अब सिमरन के पिता, जिनकी बेटी गायब है, वो ये कह रहे हैं कि ये मुझे डाउट है कि ये ज्योति नहीं सिमरन है। सवाल ये कि अगर सिमरन के पिता उस फोटो को देखकर कह रहे हैं कि ये मेरी बेटी की तस्वीर है, तो ज्योति के घर वालों ने उस तस्वीर को देखकर कैसे एक्सेप्ट कर लिया कि ये ज्योति है? वो भी डाउट कर सकते थे कि ये किसी और की लाश है। यहीं से पुलिस को मामले में कुछ गड़बड़ लगा। पुलिस ने कहा कि अब इन दोनों केस को एक साथ जोड़कर इसकी जांच होनी चाहिए। अब जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो इसी दौरान पता चला कि उसी पानीपत से एक लड़का गायब है, उसका नाम कृष्ण है। अब चूंकि जब ज्योति की लाश मिली, पुलिस तफ्तीश कर रही थी कि तमाम कौन कौन दोस्त हैं, तो बहुत सारी ज्योति की दोस्त से भी बात हुई, तो उस दौरान में भी एक दोस्त का नाम आया था कृष्ण का। अब पुलिस ने कहा कि चलो कृष्ण से कुछ जानकारी मिले, लेकिन कृष्ण गायब। उनके घर वालों ने बताया कि वो भी 5 तारीख से गायब है। अब पुलिस ने कहा कि ये क्या चीज़ है, 5 को ज्योति की लाश मिलती है, 5 को सिमरन गायब हो गई, 5 से कृष्ण भी नहीं मिल रहा है। अब ये लगा कि यहाँ 2 लड़कियां, एक की लाश मिली है, गायब है, एक लड़का गायब है। पुलिस को डाउट हुआ कि एक और लड़का गायब हो सकता है, यानी कुल 4, 2 लड़की 2 लड़के। अब पुलिस ने इसकी तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि और कोई लड़का गायब नहीं है। लेकिन तफ्तीश करते करते आखिरकार, अब चूंकि सारे दोस्तों के इर्द गिर्द कहानी घूम रही है, पुलिस को एक शख्स मिलता है, मंजीत। अब चूंकि ज्योति की मौत और सिमरन की गुमशुदगी शहर में चर्चा का विषय था, लोग बात कर रहे थे, और दोनों स्टूडेंट। तो पता चला कि जिस कॉलेज में कृष्ण पढ़ता है, कृष्ण वहाँ के एसडी कॉलेज में पढ़ रहा था, और ये भी बीए 3rd ईयर का स्टूडेंट था जो गायब था। और मंजीत नाम का एक लड़का भी इसी एसडी कॉलेज में पढ़ रहा था, और वो भी बीए 3rd ईयर का स्टूडेंट था, यानी कि वो कृष्ण को जानता था। तो अब चूंकि दोस्त और कृष्ण गायब, मंजीत तमाम दोस्तों के साथ पुलिस ने उससे पूछताछ की, तो उसने एक बड़ी चौंकाने वाली जानकारी दी। उसने कहा कि मुझे कृष्ण ने 5 सितंबर को जीटी रोड पर गौशाला मंदिर में बुलाया था, एक प्ले का रिहर्सल करना था। अच्छा, ये लोग कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ प्ले और इन सारी चीज़ों में हिस्सा लिया करते थे। तो पुलिस ने पूछा कि तुम गए क्यों नहीं? अब फिर इधर पुलिस को याद आया कि उसी गौशाला मंदिर के कंपाउंड से ही ज्योति की लाश मिली थी, और मंजीत को भी उसी गौशाला मंदिर में बुलाया था, वो भी कृष्ण ने, जो खुद गायब है। तो उसने बताया कि हाँ, हमें एक रिहर्सल करनी थी, लेकिन
मैं लेट हो गया, कॉलेज में कुछ और काम था, फिर घर पे काम था, तो मैं लेट पहुंचा। मैं थोड़ा लेट जाने के बाद जब मैं गौशाला मंदिर पहुंचा तो देखा वहाँ ताला लगा हुआ है और कोई था नहीं। मैंने कृष्ण को फ़ोन किया, उसका मोबाइल बंद था। मैं लौट आया। अब पुलिस को ये कहानी बड़ी अजीब लगी। एक तो 2 लड़कियां जिसमें एक की लाश, एक गुम, दोनों एक कॉलेज की। इधर एक ही कॉलेज के 2 लड़के, कृष्णा गुम और मंजीत को उस दिन प्ले में बुलाया गया और वो लेट पहुंचा और वो अपने घर पे सही सलामत है और ज़िंदा भी है। इन चारों का आपस में कनेक्शन क्या है? अब पुलिस को लगा कि इस कहानी को समझने के लिए सबसे ज़रूरी है, क्योंकि सिमरन के घर वालों ने एक शक पैदा कर दिया था कि ये लाश उनकी बेटी की है, ज्योति नहीं है। और ज्योति के घर वाले कह रहे थे कि नहीं, जो सारे कपड़े पहन रखे थे, जो आई कार्ड था, जो मोबाइल था लाश के पास से, वो सब कुछ ज्योति का था। तो उनके पास शक करने की कोई गुंजाइश नहीं और वो अपनी जगह बिल्कुल सही थे। अब पुलिस ने कहा कि सिमरन मिसिंग है, ज्योति की लाश मिल चुकी है और कृष्ण गायब है। तब कृष्ण और ज्योति की कुंडली को खंगालते हैं। अब पुलिस ने तमाम दोस्तों से दूसरे तरीके से पूछताछ शुरू की। कुछ ज्योति के पड़ोसियों से पूछताछ शुरू की, कुछ कृष्ण के पड़ोसियों से पूछताछ शुरू की। और इन सब से पूछताछ के बाद पुलिस को एक जानकारी मिली। इस जानकारी को लेकर पुलिस की एक टीम शिमला पहुंचती है। शिमला के एक होटल का उनके पास पता था। पुलिस की टीम सीधे होटल के अंदर दाखिल होती है। उन्हें रूम नंबर भी मालूम नहीं था। वो घंटी बजाते हैं, दरवाज़ा खुलता है, सामने ज्योति खड़ी थी और ज्योति के पीछे कृष्ण खड़ा था। जिस ज्योति का घर वालों ने अंतिम संस्कार कर दिया कुछ दिन पहले, वो ज्योति पुलिस के सामने थी और पुलिस हैरान थी। उधर ज्योति और कृष्ण भी पुलिस को देखकर हैरान थे। अब ये दोनों पुलिस के मेहमान थे। उन दोनों को पुलिस की टीम गाड़ी में बिठाती है और अपने साथ पानीपत लाती है। रास्ते में ही दोनों पूरी अपनी कहानी सुनाते हैं। ज्योति आर्य कॉलेज में बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट थी और कृष्ण एसडी कॉलेज में बीए थर्ड ईयर का स्टूडेंट था। कॉलेज आने जाने के दौरान दोनों की मुलाकात हुई, नज़रें मिली, धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया। प्यार लंबा चला, दोनों अपना घर बसाना चाहते थे। ज्योति ने अपने घर वालों से बात की, लेकिन दोनों की बिरादरी अलग थी। और आपको पता है, जो बहुत सारे आज भी हमारे देश में ऐसे इलाके हैं जहाँ जात पात बिरादरी बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत होती है। तो ज्योति के घर वालों ने इस रिश्ते के लिए साफ मना कर दिया। उधर कृष्ण भी ज्योति से शादी करने पर अड़ा था। कृष्ण के घर वाले फिर भी अपने बेटे की इस जिद के आगे झुक के उन्होंने कहा हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन ज्योति के घर वालों ने मना कर दिया। अब ज्योति को यह था कि अगर उसने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की तो शायद उसके घर वाले उन दोनों को चैन से नहीं जीने देंगे, तो फिर क्या करें। इसी के बाद एक रोज ज्योति और कृष्ण ने एक प्लान बनाया, एक शादी करने के लिए एक खौफनाक प्लान। इन दोनों ने कहा कि अगर हम दोनों को शादी करनी है और शादी के बाद सुकून की ज़िंदगी जीनी है तो ये ज़रूरी है कि हम दोनों को मरना होगा, लेकिन असली में नहीं, अपने घर वालों, अपने मोहल्ले वालों, अपने जानने वालों की नज़रों में। और हम दोनों को एक नई पहचान के साथ एक नई जगह पर अपनी नई ज़िंदगी शुरू करनी होगी। लेकिन दोनों मरे कैसे, बिना मरे हुए? यही इनकी साजिश की अगली कड़ी थी। कड़ी ये थी कि सेम उन दोनों के कदकाठी के जैसा 2 शख्स, एक लड़का और एक लड़की, वो दोनों मरे और वो सच में मरे, ताकि उनकी मौत इनकी ज़िंदगी बन सके। अब इस प्लानिंग पे काम शुरू हुआ। एक लड़की और एक लड़के को ढूंढना था जिन्हें या जिनका कोई कसूर नहीं था, बट इन दोनों की शादी की कीमत पर उन दोनों को मरना था, और वो भी अनजाने में। तो ज्योति को काम दिया गया कि तुम अपने हिसाब से अपने कदकाठी की लड़की ढूंढो, और कृष्ण ने कहा कि लड़का मैं ढूंढूंगा। दोनों ने अपनी तलाश शुरू की। इत्तेफाक से जिस आर्य कॉलेज में ज्योति पढ़ती थी उसी कॉलेज में सिमरन पढ़ती थी।
सिमरन उसकी दोस्त थी, दोनों एक ही क्लास में थे। और सिमरन की बदनसीबी ये कि उसकी कद काठी ज्योति के बराबर थी। ज्योति को लगा कि सिमरन एक तो उसकी दोस्त है और लगभग मेरी जैसी है, मेरे ही हाइट की है, तो अगर सिमरन मरती है तो मैं जिंदा रह सकती हूँ। उसने सिमरन का चुनाव किया। उधर कृष्ण ने अपने कॉलेज में ढूंढना शुरू किया और उसकी नज़र जाकर पड़ी मंजीत पर। मंजीत उसी के कदकाठी का था और उसका जानने वाला था, और सबसे बड़ी बात यह कि वो उसके प्ले में काम किया करता था। ये लोग एक साथ ड्रामा किया करते थे। अब दोनों का काम हो गया, दोनों ने शिकार चुन लिए, अब आगे का काम था। लेकिन उस आखिरी काम को करने से पहले कुछ और काम करने थे। वो ये कि अब चूंकि इन दोनों को मरना था दुनिया की नज़रों से, अपने परिवार वालों की नज़रों से, कहीं किसी नए शहर में एक नई ज़िंदगी बितानी थी, तो उसके लिए नया नाम भी चाहिए था, नए पहचान पत्र, नया आईडी प्रूफ। हर शहर में नकली फेक अपने यहाँ तो आधार भी मिल जाता है। तो इन लोगों ने भी यही किया, एक शख्स को पकड़ा, एक दलाल को, और उसके ज़रिए नए नाम से इन दोनों ने अपना नया आईडी प्रूफ बनाया, तमाम अपने डॉक्यूमेंट्स नए नाम से। अब इनके नई पहचान, नया नाम, सब कुछ इनके हाथ में था। हुलिया चेंज करके तस्वीरें सवेरे भी खिंचाई। अब इन्हें अपना कुछ दिन के लिए हुलिया भी बदलना था। लेकिन उन सब से पहले ये था कि इनके हिस्से की मौत दो बेकसूर लोगों के हिस्से में आनी थी। तारीख तय हुई 5 सितंबर 2017। जगह चुना गया जीटी रोड पर एक गौशाला है। उस गौशाले का एक शख्स कृष्ण का जानने वाला था। शाम के वक्त वहाँ सन्नाटा होता है, कोई है नहीं। उसने ये भी पता कर लिया कि गौशाला में जो एक कमरा है उसमें जो उसका जानने वाला रहता है वो अगले 3 दिनों के लिए पानीपत में नहीं है, यानी गौशाला पूरी तरह से खाली है और हाईवे के करीब था। इसी के बाद 5 सितंबर 2017 की तारीख तय की गई 2 कत्ल के लिए। ज्योति सिमरन को लेकर अपने साथ आती है कि चलो तुमको एक प्ले है और कुछ और काम है, तुमको वहाँ लेकर चलती हैं। दोस्त थी, उसने कहा चलो। अब ज्योति वहाँ पहुँचती है गौशाला में, वहाँ उसे कोल्ड ड्रिंक दिया जाता है। वो कोल्ड ड्रिंक पीती है, बेहोश हो जाती है। इसके बाद ज्योति का गला घोंट कर कत्ल कर देते हैं। फिर वो अपने साथ एसिड लेकर आए थे। सबसे पहले अब ज्योति के सारे कपड़े वो बदलते हैं, जो सिमरन को मारने के बाद सिमरन के सारे कपड़े उतार कर ज्योति खुद पहन लेती है और अपने सारे कपड़े सिमरन को पहना देती है। फिर एसिड डालकर उसके चेहरे को दोनों मिलकर जला देते हैं ताकि ये पता ना चले कि ये ज्योति है या सिमरन है या कोई और है। ये सब करने के बाद अब ज्योति अपने आधार, अपने कॉलेज का आईडी, मोबाइल सब लाश के इर्द गिर्द फेंक देती है ताकि पुलिस वालों को आसानी से मिल जाए। अब दोनों दूसरे शख्स का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि दूसरा कत्ल हो। सिमरन की मौत ने ज्योति को एक तरह से एक नई ज़िंदगी दे दी, लेकिन अब मंजीत की मौत ज़रूरी थी ताकि उसकी मौत से कृष्ण जिंदा रहे। अब इसको फ़ोन किया, उसको भी बुला रखा था कि एक प्ले का रिहर्सल है, यहाँ आ जाओ। मंजीत की खुशनसीबी थी कि वो किसी काम में फंस गया। जो वक्त दिया गया वो नहीं आया। इस दौरान भी ये लगातार उसे फ़ोन करते रहे। फिर मंजीत ने बताया कि मुझे बहुत देर हो जाएगी। अब इधर डर रहे हैं कि गौशाला के अंदर एक लाश है और अगर कोई आ गया इस दौरान में तो फिर दोनों पकड़े जाएंगे। तब इन दोनों ने तय किया कि मंजीत को छोड़ो, फिर कभी, अब आधा अधूरा काम में ही भागना पड़ेगा, क्योंकि एक कत्ल तो वो कर चुके थे। अब दूसरे कत्ल के लिए मंजीत का इंतज़ार, और मंजीत पता नहीं है लेट हो गया तो अकेले आए, किसी और को लेकर आए तो फिर क्या करेंगे। तो दोनों ने अचानक तय किया कि अब इस जगह को खाली करना है और यहाँ से निकल लो। सिमरन का कत्ल करने के बाद सिमरन के कपड़े पहनकर ज्योति वहाँ से और अपने साथ वो सारे नए आईडी प्रूफ लेकर आ चुकी थी। वो कपड़े एक बैग में डालती है सिमरन के। दोनों रेलवे स्टेशन जाते हैं। स्टेशन के करीब वो सिमरन के कपड़े को फेंक देती है। फिर दोनों ट्रेन से वहाँ आगे पहुँचते हैं, फिर वहाँ से बस लेते हैं और फिर दोनों शिमला पहुँच जाते हैं। वहाँ उन्होंने पहले से एक रूम बुक कर रखा था। कुछ दिन के लिए उन्हें शिमला में छुप कर रहना था और इसके बाद फिर आगे का सफ़र करना था। किसी नए शहर में जाकर दोनों किसी नए नाम से जो उन्होंने अपने अपने बना रखे थे, नई ज़िंदगी शुरू करनी थी। लेकिन सिमरन के पिता को उस जले हुए चेहरे में भी अपनी बेटी की झलक दिखाई दे गई थी।
और 7 सितंबर को यानी कत्ल के 2 दिन बाद जब उन्होंने कहा कि उन्हें शक है, तब पुलिस का भी फिर माथा ठनका और पुलिस ने कहा कि नहीं, तफ्तीश करेंगे। अगर सिमरन के पिता को शक न होता तो शायद सिमरन कहाँ होती आज भी इसका खुलासा नहीं होता। लेकिन जब ये कहानी सामने आई, इसके बाद इन दोनों को पकड़ा गया। पकड़ने के बाद दोनों को जेल भेजा गया। लेकिन ऊपर वाले ने भी एक अजीब बात सोच रखी थी। जो कृष्ण था, जिससे शादी करने के लिए ज्योति ने एक बेगुनाह लड़की अपनी ही दोस्त का कत्ल किया, पता चला कि उस कृष्ण को टीबी है। जेल जाने के कुछ महीने के बाद ही कृष्ण की जेल में ही मौत हो गई। अब अकेली गुनहगार बची ज्योति। 2017 में यह मामला अदालत में गया, केस चलता रहा। करीब 6 साल के बाद 2 दिन पहले 29 मार्च यानी कि परसों जो बीत गया, पानीपत की जो सेशन कोर्ट है, जिला अदालत है, निचली कोर्ट है, उसने अपना फैसला सुनाया। फैसला ये कि ज्योति अब ताउम्र यानी कि जब तक जिंदा है जेल के अंदर रहेगी, उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। उसका भागीदार, उसको शायद ऊपर वाले ने पहले ही सज़ा दे दी, अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो अपने ही दोस्त के कत्ल, अपना एक घर बसाने, उस चक्कर में ज्योति की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। सिमरन बेवजह मारी गई, मंजीत को किस्मत ने बचा लिया। और ज्योति के साथ ये हुआ कि सारी चीज़ें उसने जिस चीज़ के लिए की थी, अपने उस प्यार को पाने के लिए, न वो उसका प्यार जिंदा रहा और न वो अब खुद बाहर आज़ाद ज़िंदगी गुजार सकती है। इसीलिए कहते हैं कई बार जुर्मों का हिसाब किताब ऊपर वाला भी कर देता है, वो भी अपने हिसाब से। तो ये थी आज की कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही सिलसिला। कल एक तो माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि कल टेक्निकल प्रॉब्लम थी, तकनीकी इश्यूज़ थे, तो कहानी जा नहीं पाई थी। बहुत सारे लोगों के विशेष भी छूट गए, लेकिन आज मैं उनको ही पूरा कर देता हूँ। गीता धरवाल, बल्कि गीता धरवाड़, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे गीता। और ये बल्कि गीता जी, और ये रक्षिता की मम्मी है। तो गीता जी बहुत बहुत आपको बधाई, आप हमेशा अच्छी रहें। साक्षी, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे साक्षी। और ये कविता और गौतम जी की बिटिया है। साथ ही अभिजीत गांवकर जी की पत्नी का भी आज जन्मदिन है। और इत्तेफाक से ये अपना नाम तो लिख देते हैं पर अपनी पत्नी और बेटी का नाम नहीं लिखते हैं, इसलिए आप दोनों इनसे लड़िएगा ज़रूर। लेकिन फिर भी बहुत बहुत बधाई आपकी पत्नी को। साथ ही भानुशाली उर्वी भरत भाई, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे आपको भी। बसंती एंड नितई, इन दोनों का भी आज जन्मदिन है, तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। और दोनों पति पत्नी हैं, अच्छा है, पति पत्नी का बर्थडे एक ही दिन होता है, खर्चा भी बच जाएगा, एक ही दिन पार्टी भी होगी, इससे बेहतर क्या हो सकता है। दक्ष गुप्ता, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे दक्ष। और ये सौरभ अग्रवाल ने भेजा है। इसके अलावा रूबी, इनका भी आज बर्थडे, हैप्पी बर्थडे रूबी। और ये अजय शर्मा जी की पत्नी हैं। और आर्यन राठौर, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे आर्यन। और ये अनुज राठौर के बेटे हैं। साथ ही अलीज़ा मुस्तफ़ा, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अलीज़ा। और ये मुस्तफ़ा फैज़ी की बिटियां हैं। नेहा सैनी, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे नेहा। और ये रूबी अंकित की सिस्टर हैं। साथ ही डॉक्टर SP सिंह एंड शिवम सिंह राजपूत, इन दोनों का भी आज जन्मदिन है, दोनों दोस्त हैं शायद, तो आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई, SP सिंह साहब एंड शिवम सिंह साहब। इसके अलावा आलोक कुमार, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आलोक। और ये सोनभद्र से हैं। और परेशान ना हो, आप एग्ज़ाम के ट्राई करते रहे, एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। कुछ वक्त या कुछ पल की नाकामी को हमेशा परमानेंट मानकर नहीं चलना चाहिए। मेहनत कीजिए, सब कुछ ज़रूर ऊपर वाला अच्छा करेगा। पूजा, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे पूजा। और ये सहारनवीर जी की पत्नी हैं। साथ ही नाजिया आफरीन का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे नाजिया। और ये अरबाज खान उनकी वाइफ हैं। इसके अलावा मिष्ठी सिंह, इनका भी जन्मदिन है, बल्कि कल था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे मिष्ठी। और ये कबीर सिंह की सिस्टर हैं और आकाश सिंह जी की बिटिया हैं। UPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो ऑल द बेस्ट मिष्ठी। साथ ही जूली पटेल का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे जूली। और ये जिग्नेश सुखाड़िया जी की सिस्टर हैं। मनोज मलिक, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे मनोज साहब। और ये CSIR देहरादून में है।
और पंकज सिंह उनके दोस्त हैं, उन्होंने भेजा है। इसके अलावा अभिजीत गांवकर, इनका भी जन्मदिन है, तो आपको भी बहुत बहुत बधाई। साथ ही रेणुका और गणेश जी, इन दोनों की एनिवर्सरी है, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। रेणुका जी और गणेश जी जालना महाराष्ट्र से हैं ये। साथ ही ज्योति दास कंवर, ये एक टीचर हैं और एक इन्होंने कहानी की फरमाइश की है, मैं ज़रूर उसको जल्दी आपको सुनाता हूँ। अशोक कुमार सेन जयपुर से, बल्कि जयपुर में अभी एक जयपुर ब्लास्ट में 4 लोगों को फांसी हुई थी, उन 4 को बरी कर दिया हाईकोर्ट ने, उसकी कहानी सुनना चाहते हैं, मैं आपको जल्दी सुनाता हूँ। शुभांगी कुराडे, थैंक यू सो मच। इसके अलावा मुन्ना राज, थैंक यू आपका भी। भावना शर्मा, थैंक यू सो मच, और आपकी नानी का सुनकर अफसोस हुआ। प्रवीण रजक, थैंक यू आपका। बलवंत लकुम, एक कहानी की फरमाइश की है। आशीष जैन, जीशान अली, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। गोविंद पांडे, थैंक यू सो मच आपका। मोहम्मद अरशद, प्रयागराज से हैं ये। दीपक कुमार झा, समस्तीपुर से हैं। साथ ही रोनित चौधरी, थैंक यू, और जल्दी मुलाकात होगी। आकेश यादव, थैंक यू आपका भी। इसके अलावा विक्रम सिंह, MBBS की तैयारी कर रहे हैं, और विक्रम सिंह साहब आपने जो भेजा है, आप मुझे अगर मेल में डिटेल देंगे क्या इशू और क्या हेल्प कर सकता हूं, तो मैं ज़रूर करूंगा, तो आप मुझे मेल ज़रूर कीजिएगा। अनिल राव हापुड़ से हैं। इसके अलावा मनीष वघानी, इन्होंने कहा ये जो ऑफिस हमारे जो स्टूडियो में ये फावड़ा और बाकी चीज़ें ये असली हैं कि नकली हैं, ये सारी असली हैं, और सिर्फ गन जो है वो नकली होता है। अविनाश मलिक, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। हिमांशु वर्मा, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। दीपक शर्मा ने भी कहानी की फरमाइश की है। अंकुर काटकर, इसके अलावा धाईवत त्रिवेदी, थैंक यू सो मच आपका। आर्यन कमाल पटना से हैं, एंड थैंक यू सो मच, और ऑल द बेस्ट स्टडी के लिए। इसके अलावा अथारवा ठाकुर, आपसे भी जल्दी मुलाकात होगी। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।